हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और कोई आ रहा है क्या या आप ही लोग हो बस? अच्छा, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो मेनली हमने प्रोसेसेस डिस्कस किए थे। तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हर एक प्रोसेस में होता क्या है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस देखा था? हमने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक स्टेप पे जो सराउंडिंग्स और सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमने जो भी प्रोसेसेस पढ़े सब इसी के सब टाइप्स है। ठीक है। हम स्पेसिफिकली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो एनवायरनमेंट है और जो सिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सिस्टम हमेशा एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो फिर हम उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सारे वेल डिफाइंड वैल्यूज़ होती है, उनको हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। अगर सिस्टम कभी एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है तो फिर उसका जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बेसिकली उसका जो स्टेट है ना वो डायनामिक होता है। तो उसका हम प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर, ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनके हम वैल्यूज़ को प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते, इनका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है। तो जो भी प्रोसेस हम स्टडी करते हैं सारे क्वासी स्टैटिक मान के चलते हैं। क्वासी स्टैटिक और एक नॉर्मल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होता कब है? जब जो भी इसमें चेंजेस करनी हो वो बहुत धीरे धीरे लाई जाए। जैसे अगर टेम्परेचर टी को T1 से T2 तक ले जाना है तो फिर हम छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में ले जाएंगे सिस्टम को सराउंडिंग्स के साथ इक्विलिब्रियम में रखते हुए। ठीक है। अच्छा, फिर इसके सब टाइप्स में हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो फिर उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट इस केस में ऐसा आएगा कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। और फिर इसी को यूज़ करके हमने फिर वर्क डन निकाला था। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी से यह आ जाता है बराबर एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ये था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब वी फाइनल और वी इनिशियल का जो रेशियो है वो प्रेशर का भी रेशियो होता है। तो ये एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक। और यहाँ पे हमने फर्दर क्या डिस्कस किया था कि एक्सपेंशन में क्या होता है और कंप्रेशन में क्या होता है। अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q इज़ पॉजिटिव फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसो एक्सपेंशन, एंड Q इज़ नेगेटिव फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए था। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो होता है। डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट इज़ पी वी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे गामा इज सी पी बाई सी वी। गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। ठीक। अच्छा, और फिर यहाँ पे भी अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन कितना आता है वो भी हमने पूरा कैलकुलेट करके देखा था कि वर्क डन कम्स आउट टू बी इक्वल टू एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ठीक है। यहाँ पे भी हमने ये प्रूव किया था कि अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो फिर वैसे क्यू तो चलो ज़ीरो ही है, क्यू तो चलो ज़ीरो ही है। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो उसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हमें ये चीज़ डिटर्मिन करनी पड़ती है कि हाँ ठीक है, टेम्परेचर्स में कैसा चेंज आएगा अगर एक्सपेंशन होगा तो। ठीक। तो ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एक्सपेंशन जब होता है एडियाबैटिकली, अगर एक्सपेंशन होता है तो ये चीज़ आप ग्राफ से भी वैसे इन्फर कर सकते हो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ऐसा ग्राफ आता है और ये आइसोथर्मल में थोड़ा फ्लैट सा ग्राफ आता है। ठीक है। पर दोनों ही केसेस में क्या है
कि वर्क डन अगर आप निकालोगे यहाँ से, चलो यहाँ से है ना आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क मिलता है, ठीक है, लेकिन वो वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये आपको अगर डिटर्मिन करना है तो उसके लिए आपको फिर इसी का एक और वेरिएशन यूज़ करना पड़ता है जो कि है टी वी रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट, ठीक है। ये भी एक तरीके से इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी रेज टू पावर गामा एंड टी वी रेज टू पावर गामा नहीं, सॉरी, ये गामा -1 होगा, टी वी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, तो फिर ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी। तो इससे फिर हमें पता लगता है कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड वर्क डन विल बी लेस देन 0 फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। ग्राफिकल मतलब ग्राफ भी मैंने डिस्कस किया था और ये प्रोसेसेस भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। देखो ये सब चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, अच्छे वाले प्रॉब्लम्स ऐसे ही होते हैं कि आपको प्रोसेसेस के बारे में पूछेंगे, आपको वैल्यूज़ दे दी जाएंगी, प्रोसेस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पे साइन डिटर्मिन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब वर्क डन पॉजिटिव है, कब वर्क डन नेगेटिव है। अगर एरिया अंडर कर्व से चीज़ों को निकालते हो ना, तो इससे आपको सिर्फ ये पता लगता है कि वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इसके लिए आपको थोड़ा कंसेप्चुअली चीज़ों को सोचना पड़ता है, ठीक है। ये तो था एडियाबैटिक के लिए। और इसके अलावा और कौन से प्रोसेसेस थे? एक था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है जिसमें वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन नहीं मतलब आइसोकोरिक का क्लासिफिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है? आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन इक्वल टू 0 होगा तो जो भी है डेल्टा क्यू दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा यू। जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। और यहीं से फिर आपका ये वाला इक्वेशन भी यहीं से आता है कि जो डेल्टा यू है ना उसको आप हमेशा एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसी वाले प्रोसेस के डेफिनेशन से आता है क्योंकि डेल्टा क्यू होता है एन सी डेल्टा टी के बराबर, एंड क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो सी की जगह हम सी वी यूज़ करेंगे, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में क्योंकि वर्क डन 0 है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, तो इसी से डेल्टा यू आ जाता है इसके बराबर एन सी वी डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट में आइसोबैरिक प्रोसेस था। आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि प्रेशर इज़ कांस्टेंट। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो फिर वर्क डन आ जाता है इक्वल टू पी टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और बाकी डेल्टा यू अगर निकालना है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या फिर पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसके बराबर आ जाएगा। तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर होगा गैस का दैट विल बी डिटर्मिन बाय, अब ये डेल्टा यू और डेल्टा यू हमें पता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एंड जो डेल्टा यू है ये एक तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो एन सी पी डेल्टा टी। इसी रिलेशन से वो वाला डेरिवेशन आता है कि सी पी माइनस इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ठीक है। आप यहाँ पे पी टाइम्स वी एफ माइनस वी आई की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दो तो ये टी एफ माइनस टी आई तो डेल्टा टी है, मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू होता है एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, और डेल्टा यू का डेफिनेशन फिक्स्ड है, ये मैथमेटिकली हमेशा एन सी वी डेल्टा टी के बराबर आता है, ठीक है। तो अब इसमें डेल्टा टी सारी साइड से कट कर दो, एन भी कट कर दो, तो आपके पास आएगा सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में इतना कवर किया था। एक क्लास में हमने साइक्लिक प्रोसेस कवर किया था। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम goes through a series of steps such that the final state is equal to the initial state। सिस्टम हमेशा इनिशियल स्टेट में अगर वापस आ जाता है तो वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो अगर पीवी ग्राफ के टर्म्स में इस चीज़ को समझे तो पीवी ग्राफ में बेसिकली एक क्लोज लूप बनता है, ठीक है। पीवी ग्राफ में कभी भी क्लोज लूप अगर बने तो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। और साइक्लिक प्रोसेस की खास बात क्या है कि डेल्टा यू इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट अगर सेम होगा तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में बाय डेफिनेशन साइक्लिक प्रोसेस में
फाइनल स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट, इक्वल टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। ग्राफिकल टर्म्स में ये तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि इस टाइप का एक ऐसा ग्राफ बन सकता है, सर्कुलर भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। स्टेट ए से स्टेट बी, बी से सी से डी, डी से वापस ए, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब आगे जो चैप्टर में बचता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है हीट इंजन, और फिर रेफ्रिजरेटर, और फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एंड फिर उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में, ठीक। तो सबसे पहले हीट इंजन को लेके स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले आप मेरे को ये बताओ, इन सब चीज़ों को लेके कोई डाउट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और मैंने फिर से जो वापस से मेंशन किया है, कोई डाउट है क्या किसी को? सब क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये ये वाले जो प्रॉब्लम जब आप करोगे ना, तो सी और सी की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालोगे? तो देखो, सी हमने ऑलरेडी देख लिया है कैसे निकालते हैं के वाले चैप्टर में, है ना। तो क्वेश्चंस में आपको सी की वैल्यू डायरेक्टली दी नहीं रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन में बस मेंशन किया रहेगा कि कैसा गैस है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कैसा एग्जिस्ट करता है ये हमें पता है। हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो डायटोमिक अगर है तो फिर सी हम कैसे निकालेंगे? हमेशा ये रिलेशन याद रखना कि सी माइनस सी इज इक्वल टू आर, ठीक है। एंड सी हम कैसे निकालेंगे? सी इज इक्वल टू 1 मोल के लिए DO/dt के बराबर, है ना। सी इज इक्वल टू, क्योंकि देखो डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, सी को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। तो अगर आपको डायटोमिक गैस का डेल्टा यू लिखना आता है तो फिर आप सी निकाल लोगे, या फिर आपको एक टेबल में बना के दे सकता हूँ जिसमें कि सारी वैल्यूज़ लिखी होंगी सी की, उसको आप याद कर लो। बट क्या है कि वो हो सकता है एग्ज़ाम में भूल गए आप, तो वहाँ पे बैठ के आप ये चीज़ डिराइव भी कर सकते हो। कैसे करोगे? इसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज़ करके कैसे हमने इंटरनल एनर्जी निकाला था, ठीक है। तो कैसे निकाला था? मैंने बोला था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ KT एनर्जी एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो पहले हम डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या क्या आती है? देखो, डेल्टा यू के साथ सबसे पहले 3 तरह के ट्रांसलेशनल मोशन है, तो हर एक के साथ हाफ KT, है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। तो 3 तरह के ट्रांसलेशनल मोशन, तो 3 इंटू हाफ KT, ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन हम कंसिडर करेंगे। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो सकता है एंड इस एक्सिस के अबाउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट नहीं हो सकता है रोटेशन, क्योंकि फिर ये पॉइंट मासेस है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही नहीं, एक्सिस उन्हीं के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के रोटेशनल मोशन हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर हम क्या लिखेंगे? दैट 2 इंटू 1/2 KBT, ठीक है। तो फिर आपका इंटरनल एनर्जी टोटल आ जाएगा 5/2 KBT के बराबर, ठीक है। ये हो गया इंटरनल एनर्जी, मतलब ये इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक। ये इंटरनल एनर्जी हो गया, और मेरे को सी कैसे निकालना है? इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो मतलब डेल्टा यू बाई डेल्टा टी अगर मैं निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 KB। बट ये है एक मॉलिक्यूल के लिए, मेरे को क्या निकालना है? 1 मोल के लिए। यहाँ पे n का मतलब मोल है, ठीक है। तो यहाँ से फिर सी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 R के बराबर, ठीक है। इस तरीके से आप सी निकाल सकते हो। मोनो एटमिक के लिए भी कर सकते हो। मोनो एटमिक में क्या होगा वो आपको पता होगा। मोनो एटमिक में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर आप 3 इंटू हाफ KT लिख सकते हो। और फर्दर इसके आगे आप क्या लिखोगे? इसमें हम रोटेशनल एनर्जीज भी एसोसिएट कर सकते थे।
अच्छा, वो उस पे आते हैं। पहले इसी का डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको समझ आया, सी वी इज इक्वल टू 5r/2 आ जाएगा। इसी तरह अब मेरे को सी पी अगर निकालना है तो सी पी कैसे निकालूंगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर वाला रिलेशन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मैं एच टू का डिस्कशन कर रहा हूँ। एच टू का हो, एन टू का हो, ऐसे किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर डिस्कशन हो तो वहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से कर सकता हूँ दैट सी वी मैंने ऑलरेडी डिटर्मिन कर लिया, इट इज़ इक्वल टू 5r/2 ना। ऐसे प्रॉब्लम्स में अनलेस अलग से मैंशनड हो, आपको हमेशा ये जो वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम है ना उसको डिसरिगार्ड करना है। ठीक है, अगर मेंशन किया है अलग से तो फिर आप उसको यूज़ कर लोगे। ठीक है, बट अगर मेंशन नहीं है तो उसको डिसरिगार्ड करोगे। सी वी इक्वल टू 5r/2 आ गया। सी पी को आप निकाल सकते हो सी वी प्लस आर यूज़ करके, तो फिर ये आ गया 7r/2। ठीक है, अब सी पी सी वी, ठीक है, सी पी और सी वी वो क्यू और यू इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट और कहाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एडियाबैटिक प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गामा वाला फैक्टर आ जाता है। तो गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको गामा डिटर्मिन करना पड़ता है। तो गामा फिर इस तरीके से डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए आ जाता है 7/5 के बराबर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को लेके किसी को कोई सा भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट? हेलो, ठीक है, 2 मिनट रुकना, हाँ 2 मिनट। हेलो, हाँ, ठीक है, ये हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए किया है। कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जैसे कि हीलियम हो, आर्गन हो, कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल हो, मोनो एटॉमिक बेसिकली, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? तो मोनो एटॉमिक के लिए देखो, ट्रांसलेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम तो वैसे के वैसे रहेंगे। एक्स एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन हो सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट एंड जेड एक्सिस के अबाउट। तो 3 ट्रांसलेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 3 × 12 kBT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें अब रोटेशनल मोड होंगे क्या? देखो, ये जो मास है ये एक पॉइंट मास है। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई सा भी एक्सेस आप लेते हो ना, तो सारे एक्सेस इसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो इसके रोटेशन के लिए कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। तो रोटेशनल मोड के साथ कोई ऐसा एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होता है। आप इसको 3/2 kT के बराबर ही लिखोगे। तो यहाँ से फिर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 3/2 kB के बराबर। और इसी से फिर अगर आपको सी वी निकालना है तो सी वी ये ध्यान रखना है, इट इज़ इक्वल टू 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए होता है। मैंने जो ये डेल्टा यू बाई डेल्टा टी निकाला है वो 1 मॉलिक्यूल के लिए है। तो ये दिस इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल। मेरे को 1 मोल के लिए चाहिए, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो के बी की जगह आर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r/2। तो सी वी हो गया 3r/2, तो इससे फिर सी पी निकाल सकता हूँ, प्लस आर कर दूंगा तो वो हो जाएगा 5r/2। तो फिर इन दोनों वैल्यूज से मैं फिर गामा लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन एकदम मतलब
एकदम ऊपर से हाई लेवल ओवरव्यू अगर ले तो फिर हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि एक सिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो करता है, एक साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो करता है इन सच अ मैनर कि इसको जो हीट दिया जा रहा है इसके वजह से ये कुछ वर्क करता है। ठीक है, तो हीट इंजन इज अ डिवाइस by which a system is made to undergo a cyclic process that results in conversion of heat into work। ठीक है, अब ये ये प्रोसेस होता कैसे है, इसके स्टेप्स क्या है। हीट इंजन, चलो हीट इंजन में सबसे पहले तो एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस कोई सा भी एक गैस होगा, जनरली गैस होता है बट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गैस ही हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई एक डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में हम फ्यूल वेपर और एयर का एक मिक्सचर यूज़ करते हैं। या फिर अगर स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन में स्टीम हो जाता है वर्किंग सब्सटेंस। तो ये यहाँ पे बीच में ये जो है ये वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस जो है इट गोज़ थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसमें कि कई सारे प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस के थ्रू इट एब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम अ रिजर्वायर एट अ हाई टेम्परेचर T1। ठीक है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इट गोज़ थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सो सच दैट इट absorbs an amount of heat Q1 from a reservoir at a high temperature T1 and it does work W on the environment while also releasing heat Q2 to a cold reservoir at temperature T2। ठीक है, मतलब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है एक के बाद एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू जाएगा। एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू जाएगा। ये ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस ए पे आया। और इस प्रोसेस की वजह से इसने इन टोटल Q1 हीट एब्जॉर्ब किया फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एट अ हाई टेम्परेचर T1 एंड Q2 हीट इसने रिलीज किया टू अ कोल्ड रिजर्वायर एट अ लोअर टेम्परेचर T2 एंड इस पूरे प्रोसेस की वजह से ये कुछ वर्क भी करता है ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है एक हीट इंजन का। हीट इंजन हीट लेगा एंड फिर कुछ वर्क करेगा एंड थोड़ा सा हीट रिलीज भी कर देगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा होता है एक हीट इंजन का। तो इस हीट इंजन के लिए फिर हम कुछ पर्टिकुलर एक रेशियो डिफाइन करते हैं जो कि हमें इसके परफॉर्मेंस का आइडिया देता है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने इसको हीट दिया, हीट की वजह से इसने कुछ वर्क किया। ठीक है, स्टीम इंजन में जैसे आप स्टीम को हीट करते हो, वो हीट होता है, फिर एक्सपैंड होता है, फिर उसके बाद वो जो इंजन को है ना वो इंजन को मूव कराता है, जो पावर ट्रांसमिट होता है व्हील्स पे, व्हील्स मूव करती है। ठीक है, तो जो हीट आपने सप्लाई किया स्टीम को प्रोड्यूस करने में, तो वो हीट वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बट इन द प्रोसेस थोड़ा हीट एक सिंक में रिलीज भी होता है। तो ये जो Q2 वाला हीट है ये कभी कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा थर्मोडाइनमिक्स लगाऊँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या कहता है कि जो, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये आप ध्यान रखना, दिस इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, ये जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हो गया कि अभी अगर मैं डेल्टा क्यू लिखूँ, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, वर्क डन इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एंड डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू प्लस कब होता है जब सिस्टम को हीट मिल रहा है, माइनस होता है जब सिस्टम हीट रिलीज़ करता है। सिस्टम को Q1 हीट मिला और उसने Q2 हीट रिलीज़ किया, तो फिर Q1 माइनस Q2 दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, अब इसी सिस्टम का बेसिकली सिस्टम का पर्पज़ क्या था, हीट देने पे इसने कितना वर्क किया, बेसिकली हीट एनर्जी को मेरे को वर्क में कन्वर्ट करना था। यही पर्पज़ होता है एक हीट इंजन का। तो ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, कितने एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक रेशियो डिफाइन किया, ईटा विच इज़ इक्वल टू W बाई Q1। मतलब कि मैंने Q1 हीट दिया, उसके रिस्पॉन्स में
जो ये सिस्टम है, जो ये इंजन है, इसने W वर्क किया। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा बड़ा हो, मतलब जितना ज़्यादा 1 के करीब हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा 1 के करीब क्यों, तो देखो ये W/Q1 है और W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो वर्क डन एक परफेक्ट, एकदम एक परफेक्ट हीट इंजन में तो हम मान के चलते कि ये जितना मैंने हीट दिया सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो फिर ऐसे में Q1 इक्वल टू W होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चीज़ को अलाउ करता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, यानी कि ये 1 माइनस Q2 बाई Q1 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 को अगर मैंने 0 कर दिया तो फिर ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो फिर ये चीज़ हमेशा ही 1 से तो कम होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेशियो मैंने डिफाइन किया है ईटा, इसको एफिशिएंसी बोला जाता है। इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन कब होगा, जब एफिशिएंसी 1 हो जाए। ये थियोरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ मैंने आपको जो ये स्टेप्स बताए कि हाँ, मैंने वर्किंग सब्सटेंस को एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के थ्रू ले गया इन अ साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें कि उसने Q1 हीट अब्जॉर्ब किया और Q2 हीट रिलीज़ किया, एंड इन रिस्पॉन्स उसने वर्क W किया ऑन द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है, ये जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट इंजन के लिए अलग होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ऑफ कन्वर्टिंग दिस हीट इनटू वर्क, दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट हीट इंजन्स। जनरली दो तरीके होते हैं, या तो हम सिस्टम को एक एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर सकते हैं, बाहर से हीट सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस ही हम ऐसा ले लेते हैं कि ये आपस में रिएक्ट कर जाए और रिएक्ट करके हीट जनरेट करे। ठीक है, तो वो होता है एक इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट है वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो सिस्टम को हम एक एक्सटर्नल हीट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर सिस्टम खुद ही एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यूज़ करके वर्क करे। ठीक है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि ईटा क्या होता है, ईटा को हम निकालते कैसे हैं, एंड ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि अगर आप इसको एक कार्नोट इंजन मानो ना, फॉर अ कार्नोट इंजन, वैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी इसके हिसाब से तो 1 होनी चाहिए, बट 1 होती नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड बाय द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसेस ऑल्दो हमें रिवर्सिबल लगती है, हमेशा होती नहीं है। ठीक है, और रिवर्सिबल कर दे तो फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी लेकिन 1 के बराबर नहीं होती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने कुछ हीट दिया सिस्टम को और उस सिस्टम ने वर्क किया और पूरे के पूरे हीट को कन्वर्ट कर दिया वर्क में, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी एक कार्नोट इंजन की होती है, और एक कार्नोट इंजन के लिए जो ये Q2/Q1 का रेशियो है ना, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू T2/T1। तो ऐसे में फिर मैं ईटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस T2/T1। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम एंड में एक बार डिस्कस कर लेंगे, बट इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला बस आप याद रखना कि हाँ, Q2/Q1 को मैं T2/T1 भी लिख सकता हूँ। ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हम आगे रेफ्रिजरेटर एंड हीट पम्प्स के लिए डिस्कस करेंगे, वहाँ पे भी हम सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ईटा क्या होता है, ये सब क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पम्प्स के बारे में। तो रेफ्रिजरेटर एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है एक हीट इंजन का। ठीक है, तो हीट इंजन में क्या था कि एक हॉट रिजर्वायर से हमने हीट लिया और उस हीट को लेके हमने थोड़ा वर्क किया, और फिर बचा कुचा हीट हमने एक कोल्ड रिजर्वायर में भेज दिया, कोल्ड रिजर्वायर में रिलीज़ कर दिया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में हम एक कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेते हैं। Q2 हीट हमने लिया है कोल्ड रिजर्वायर से, Q2 हीट लिया जब हमने इस पर एक वर्क किया W। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस है हमारे पास, हमने इस सिस्टम पे
हमने वर्क किया, मतलब एक्सटर्नली वर्क किया गया सिस्टम पे, तो इसने कोल्ड रिजर्वायर से हीट Q2 लिया और Q1 हीट डिपॉजिट कर दिया हॉट रिजर्वायर में। ठीक है, और यही तो होता है रेफ्रिजरेटर में। एक हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर होता है जिसको हमें ठंडे टेम्परेचर में रखना होता है, और वहाँ से कंटिन्यूसली हीट बाहर निकालते रहना पड़ता है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाती है जब हम थोड़ा वर्क करते हैं सिस्टम में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये रेफ्रिजरेटर होता है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर को हीट पंप्स के साथ में पढ़ा जाता है। वैसे इनके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस कॉन्टेक्स्ट की बात होती है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वहाँ पे हम कोल्ड रिजर्वायर के फंक्शनिंग के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। लेकिन हीट पंप में क्या होता है, हीट पंप में हॉट रिजर्वायर वाले एंड में क्या हो रहा है, ये हमारा कंसर्न रहता है। हीट पंप में क्या होता है, हीट पंप में भी प्रिंसिपल ऐसा ही है, हमें कोल्ड रिजर्वायर से हीट ले रहे हैं और एक हॉट रिजर्वायर में डाल रहे हैं, ठीक है। हीट पंप में हमें क्या चाहिए होता है कि हमें रूम को गर्म रखना होता है, बाहर ठंड होती है, तो बाहर से हम हीट लेते हैं और अंदर पुश करते हैं। बाहर से हम हीट लेते हैं और अंदर हम पुश करते हैं, और उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है सिस्टम में, सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में। लेकिन बेसिकली एक रेफ्रिजरेटर इज़ द रिवर्स ऑफ अ हीट इंजन। यहाँ पे द वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट्स heat Q2 from the cold reservoir at temperature T2 when some external work W is done on it, and then it goes on to push that push an amount of heat Q2 to the hot reservoir at temperature T1। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इसके फंक्शनिंग को एसेस करने के लिए एक रेशियो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये वर्क कर रहा है, लेकिन कंपेयर कैसे करें, कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, ये देखना कि मैंने जो वर्क W किया, W वर्क जो मैंने किया उसके रिस्पॉन्स में उसने कोल्ड रिजर्वायर से कितना हीट निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं इस चीज़ को, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अल्फ़ा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू Q2 बाई W। दिस इज़ फॉर अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के लिए अल्फ़ा ऐसे डिफाइन करते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में वी आर कंसर्न विद कि इसने कोल्ड रिजर्वायर को कितना कोल्ड रखा इन रिस्पॉन्स टू सम वर्क डन ऑन इट। मतलब W वर्क किया तो उसकी वजह से इसने Q2 कितना हीट निकाला, कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे भी थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल्स लगा के अगर देखें तो क्या आता है, Q1 हीट इसने रिलीज़ किया है, Q2 हीट इसने एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम द रिजर्वायर, तो फिर Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू W। अब यहाँ पे भी जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, वो भी साइक्लिक होते हैं, उनको मैं इसके बाद डिस्कस करता हूँ कि एग्जैक्टली वो स्टेप्स क्या है। पर्टिकुलरली हम एक एक स्टेप यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू W होता है, ठीक है। तो फिर इस हिसाब से ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। हीट पंप के लिए थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं अभी बता दूंगा। तो अल्फ़ा आ जाएगा इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q1। हाँ, एक सेकेंड, W मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। कैसे गलत हो गया, देखो वर्क W हो रहा है, इस सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम ने वर्क नहीं किया। तो हम जो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में W पढ़ते हैं, दैट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम W है, तो फिर वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस W होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस W। तो इससे फिर मेरे पास W की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो दिस इज़ Q1 माइनस Q2, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस चीज़ को लेके, साइन को लेके? ठीक है, तो ये Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, एंड इसको फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ मतलब डिपेंडिंग ऑन द सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक बार वो डिस्कस कर ले, तो ये एक्चुअली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे आता है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एक बार इसमें देख लेते हैं कि स्टेप्स एग्जैक्टली क्या होते हैं।
तो सबसे पहले तो जो ये वर्किंग सब्सटेंस है जो कि जनरली एक गैस होता है, उस गैस को हम सडनली एक्सपैंड करने देते हैं। अब देखो, सडन एक्सपेंशन या सडन कंप्रेशन जब भी हो इन जनरल, अगर ये मेंशन नहीं है, इसके अलावा सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि सडन एक्सपेंशन हो रहा है या सडन कंप्रेशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आप समझ जाओ, क्योंकि ये प्रोसेस सडन है, तो सडन प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो जब भी ये सडन लिखा हो, उसको आप मान के चल सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैस को सडनली एक्सपैंड करने देते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मतलब एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पहला स्टेप है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो कि ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है गैस का फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर ये पॉजिटिव, एडियाबैटिक है तो फिर ये ज़ीरो। ठीक है, तो फिर अगर इस पूरी चीज़ को ज़ीरो होना है तो फिर डेल्टा यू नेगेटिव होगा, डेल्टा यू नेगेटिव होना पड़ेगा। और अगर डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू मेरे को पता है कि इट इज़ डेल्टा यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू अगर नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो किसी भी गैस को ऐसे एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, तो ऐसे में डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा मतलब टेम्परेचर अगर रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर को इतना रिड्यूस कर देते हैं कि जो भी हमारा गैस है ना, इट कन्वर्ट्स इनटू अ वेपर लिक्विड मिक्सचर। तो यहाँ पे फिर इसके वजह से कूलिंग होगा, कूलिंग इनटू अ वेपर लिक्विड मिक्सचर। ठीक, ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास वो कोल्ड फ्लूइड है, उसको रिजर्वॉयर से, जो कोल्ड रिजर्वॉयर है उसमें से हीट एब्जॉर्ब करने देते हैं। ठीक है, तो द कोल्ड फ्लूइड इज अलाउड टू एब्जॉर्ब heat Q2 from the cold reservoir isothermally। ठीक है, तो Q2 हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया आइसोथर्मली फ्रॉम द रिजर्वॉयर, और आइसोथर्मली एब्जॉर्ब किया तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो वो वेपर लिक्विड मिक्सचर बना था पहले स्टेप में, वो अब पूरी तरह वेपर बन जाता है। तो वेपर लिक्विड मिक्सचर कन्वर्ट्स टू वेपर। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में ये जो वेपर बन गया उसको हम फर्दर हीट अप होने देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम। कैसे, जो एक्सटर्नल वर्क है वो अब इस वेपर को एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ वेपर ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क, ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क W। तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, इसके वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। राइट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ था तो टेम्परेचर घटा था, एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये फिर से आप उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप समझ सकते हो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, तो फिर डेल्टा डब्ल्यू इज़ नेगेटिव, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव एंड डेल्टा क्यू ज़ीरो, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये नेगेटिव ये ज़ीरो, तो फिर इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है और हम टेम्परेचर को कहाँ तक बढ़ने देते हैं, वी अलाउ इट टू हीट अप टू द टेम्परेचर टू द till the temperature of the surroundings, till the temperature of the surroundings, सराउंडिंग्स यानी कि जो एक्सटर्नल जो हॉट रिजर्वायर है। ठीक है, फिर फाइनली ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होने के बाद हम फिर इसको आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं गैस का, आइसोथर्मल कंप्रेशन when vapor is in contact with the surroundings। ठीक है, तो इसकी वजह से हीट Q1 is released to the surroundings, to the surroundings। ठीक है, एक्चुअली W यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, W इस पूरे प्रोसेस में जितना वर्क हुआ है ना, दैट इज़ द एंटायर वर्क। W इज़ द वर्क डन ऑन द गैस फॉर दिस एंटायर साइकिल। अब ये एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल में फिर क्या क्या हुआ, सबसे पहले हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर उसके बाद हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद हुआ एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर उसके बाद हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, ये एक साइकिल हुआ और इसी साइकिल को रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, और इस पूरे साइकिल में जो वर्क डन होता है दैट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज़ द वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूँ तो ग्राफ में फिर मैंने ऑलरेडी इसी का ही ग्राफ बना दिया था मैंने। सबसे पहले क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो कुछ इस टाइप का है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, थोड़ा ये सही से बन नहीं रहा है। ठीक है, पहले एडियाबैटिक हुआ एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, इस टाइप का एक प्रोसेस है। ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया और फिर डी से वापस ए पे आ गया। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इस साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन इज इक्वल टू बीच में जो एरिया पड़ रहा है वो हो जाएगा टोटल वर्क डन। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में हमने सिस्टम को जो हीट है इसने Q2 हीट एब्जॉर्ब किया और Q1 हीट रिलीज़ किया, वर्क डन W है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली Q1 minus Q2, this is the heat released by Q2 हीट इसने एब्जॉर्ब किया है, Q1 हीट इसने रिलीज़ किया है, तो फिर नेट हीट का इनटेक हो जाएगा Q2 माइनस Q1 एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस W। ठीक है, माइनस W हम लेंगे। यहाँ पे आप अगर एरिया अंडर कर्व निकालो ना तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन आपको इतना समझना है कि वर्क हमने सिस्टम पे किया है तो इसलिए ये जो भी वैल्यू आएगी वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा उसका नेगेटिव ऑफ द एरिया। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको है ना बेसिकली ये देख के समझना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसको आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस में, डिपेंड करता है ना साइक्लिक प्रोसेस में हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फिर वर्क डन एक तरीके से नेगेटिव आ जाता है। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फिर वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो, अच्छा अच्छा, दोबारा से एक बार कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मैंने क्या बताया था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू Q2 बाई W, और मेरे को पता है दैट Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मेरे पास ये रिलेशन को मैं फर्दर लिख सकता हूँ Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये आया था, ये रिलेशन आ गया था। अब इस रिलेशन में एक्चुअली इसके बाद का डेरिवेशन काफ़ी लंबा सा एक डेरिवेशन होता है जहाँ पे हम फिर इस चीज़ को फर्दर प्रूव कर देते हैं कि क्योंकि Q1 बाई Q2 यहाँ पे भी इट इज़ इक्वल टू T1 बाई T2। ठीक है, तो इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पे T2 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है? तो T2 हो गया रेफ्रिजरेटर का कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोच रहे हो तो T2 हो जाएगा जो कोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है, तो इट इज़ द कोल्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 हो जाएगा डेल्टा टी, जो टेम्परेचर डिफरेंस है बाहर के सराउंडिंग्स के टेम्परेचर में और रेफ्रिजरेटर के अंदर के टेम्परेचर में। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, Q2 बाई डब्ल्यू या फिर Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, एंड ये चीज़ इसके बराबर भी होती है टी कोल्ड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हो कि Q1 इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2। ठीक है, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू Q2 बाई डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो डब्ल्यू है वो Q1 और Q2 के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ 1 से बड़ी हो सकती है, इट कैन बी ग्रेटर देन 1। ईटा का क्या था, ईटा वॉज ऑलवेज लेस देन 1, बट ये अल्फ़ा कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे आइडियल सिनेरियो क्या है? आइडियल सिनेरियो ये है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है इसने जितना यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया, जितना हीट एब्जॉर्ब किया Q2, और यहाँ पे जितना हीट दिया, ये वो पूरा काम कर रहा है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। मतलब ये अपने आप से यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q2 और इधर हीट Q1 दे रहा है, और वर्क इज़ एज लेस एज पॉसिबल। ये हम अचीव करना चाहते हैं, वर्क को हम जितना हो सकता है उतना कम करना चाहते हैं, तभी वो उसका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। अल्फ़ा अल्फ़ा तो यही है ना, Q2 बाई डब्ल्यू, मतलब हमने वर्क डब्ल्यू किया, उसके लिए इसने Q2 हीट एब्जॉर्ब किया। आइडियली हमें क्या चाहिए कि कम से कम वर्क में सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे आइडियल सिनेरियो इसमें ये होता है कि बिना किसी वर्क के इसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो अल्फ़ा इनफाइनाइट हो जाएगा, अल्फ़ा विल टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आइडियल सिनेरियो होता है जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट ये प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि ईटा ईटा 1 अलाउड है, थियोरेटिकली अलाउड है, बट कभी होता नहीं है। ठीक है, इसी तरह अल्फ़ा इन्फिनिटी थियोरेटिकली अलाउड है, बट एक्चुअल में कभी होता नहीं है। ठीक है, अ रेफ्रिजरेटर कैन नॉट वर्क विदाउट सम एक्सटर्नल वर्क बीइंग डन ऑन इट, ये तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी पता है। ठीक है, तो जैसे कि ईटा कैन नॉट बी इक्वल टू 1, अल्फ़ा कैन बी ग्रेटर देन 1, एंड अल्फ़ा कैन नॉट बी इक्वल टू इन्फिनिटी। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यही है कि कोई सा भी ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जिसका एफिशिएंसी इक्वल टू 1 हो, एंड कोई सा भी ऐसा रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है, रेफ्रिजरेटर हीट पंप पॉसिबल नहीं है जिसका कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी हो। मतलब इक्वल टू क्या कहते हैं, अल्फ़ा गोइंग टू इन्फिनिटी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसी चीज़ को बोलने का तरीका ये है कि ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है जो कि किसी सिस्टम को कूल कर दे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, अल्फ़ा ये मैंने रेफ्रिजरेटर का बताया है। अगर मैं हीट पंप की बात करता हूँ तो अल्फ़ा फॉर अ हीट पंप, अल्फ़ा फॉर अ हीट पंप इज़ डिफाइंड एज Q1 बाई डब्ल्यू, Q1/W, ठीक है, नॉट Q2, Q1/W। रेफ्रिजरेटर के लिए Q2/W हो जाता है एंड हीट पंप के लिए इट इज़ Q1/W। ठीक है, ठीक। तो आगे देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जैक्टली इंट्यूशन क्या है और इसका स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इसका इंट्यूशन ये है कि देखो, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं नेचर में जो कि हमें लगता है कि हाँ थियोरिटिकली ऐसे पॉसिबल होना चाहिए, बट विच आर पर्टिकुलरली अलाउड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि एक ईटा इक्वल टू 1 एफिशिएंसी वाला हीट इंजन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलाउ करता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल एक ये भी दिया जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है कि देखो, कोई अगर बुक है आपके हाथ में, ठीक है, उसको आपने गिरा दिया एक टेबल पे, तो ये जैसे ही गिरता है साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा, थोड़ा यहाँ पे आसपास हीटिंग भी होगा, ठीक है। बट अब मान लेते हैं कि समहाउ साउंड एनर्जी का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमने किसी तरह डैम्प करके उसको रोक दिया, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे गिरेगा तो एटलीस्ट यहाँ हीटिंग तो होगा ही, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर रूट है ये हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस चीज़ का रिवर्स तो कभी देखने को नहीं मिलता है ना। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल तो होनी चाहिए, थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि एक टेबल पे एक बुक अगर रखा हुआ है, एक टेबल पे एक बुक अगर रखा हुआ है, तो ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें अलाउ करता है कि हाँ ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल होना चाहिए कि ये जो टेबल से इस बुक ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इस बुक ने अगर टेबल से हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर इससे इसका जो इस पे इसका मैकेनिकल एनर्जी बढ़ सकता है, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ सकता है तो फिर ये फिर उसके बाद वर्क करके थोड़े और हाइट पे जा सकता है, जहाँ पे इसका मैकेनिकल एनर्जी, जो एनर्जी इसने हीट एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब किया है, वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी से फिर ये पोटेंशियल एनर्जी में बदल के एक पर्टिकुलर हाइट पे वापस चला जाएगा। मतलब बेसिकली ये जो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसका रिवर्स थियोरेटिकली पॉसिबल है एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को डिसअलाउ नहीं करता है, अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें प्रैक्टिकली तो कभी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेसेस को की नॉन पॉसिबिलिटी या ऐसे ही प्रोसेसेस की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि इट सेज दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी। मतलब ईटा ऑफ अ हीट इंजन ये कभी 1 के बराबर हो ही नहीं सकता है। यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने सिस्टम को हीट दिया और सारा का सारा हीट वर्क करने में कन्वर्ट हो गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा सा हीट तो कहीं और जाएगा ही, ठीक है। तो Q2 this can never be equal to 0 and if this is never equal to 0 then that means efficiency can never be equal to 1। ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हीट इंजन। इसका एक और स्टेटमेंट है, दूसरा है अबाउट द कोएफिशिएंट अबाउट रेफ्रिजरेटर। तो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, अल्फा फॉर अ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, दोनों के केस में द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिस कैन नेवर बी इन्फिनिटी। ऐसा कभी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा किसी एक सिस्टम को, मतलब किसी एक रिजर्वायर को अगर आपको ठंडा रखना है, मतलब यहाँ से अगर Q हीट एब्जॉर्ब करना है तो Q2 हीट एब्जॉर्ब करके कहीं और अगर इस हीट को छोड़ना है तो आपको हमेशा कुछ एक्सटर्नल वर्क तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। मतलब W अल्फ़ा अगर इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, Q2/W इन्फिनिटी नहीं हो सकता, यानी कि W कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल वर्क आपको करना ही पड़ेगा टू कूल अ सिस्टम, टू कूल अ रिजर्वायर, ठीक। तो यहाँ पे आपको याद बस इतना रखना है, दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं, एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक।
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work. ये आप समझ सकते हो, दिस इज इन रेफरेंस टू अ हीट इंजन. ठीक. क्लॉसेस स्टेटमेंट इज इन रेफरेंस टू अ रेफ्रिजरेटर या हीट पंप. तो ये बताता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object. ठीक. और एक्चुअली ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है. ठीक है. यहाँ पे आपको ये दो स्टेटमेंट्स याद रखनी. बाकी ऊपर ऊपर से आपको इतना समझना है कि ये पहला स्टेटमेंट एक्चुअली हमें क्या कह रहा है कि ईटा कभी 1 नहीं हो सकता, एंड ये वाला स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि अल्फ़ा कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता है. ठीक. एंड बेसिकली ये स्टेटमेंट्स, ये जो लॉ है, ये ट्रू इसीलिए है क्योंकि नेचर में हमें रिवर्सिबल एज सच प्रोसेसेस देखने को नहीं मिलते हैं. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनर्जी डिसिपेट हो ही जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में. ठीक है. तो यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या हैं. तो एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस जहाँ पे हम एक स्टेट आई से स्टेट एफ तक जा रहे हैं, एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं. एक इनिशियल स्टेट से अगर हम एक फाइनल स्टेट में जा रहे हैं तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल तभी होगा जब ये जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग्स है, दोनों अगर अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकती है. ठीक है. मतलब प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल तभी होगा इफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैन go back to their original states without any change anywhere else in the universe. ठीक है. अगर ऐसा होगा तो फिर हम कहेंगे कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है. बट एक्चुअल में रिवर्सिबल प्रोसेस कभी हमें नेचर में देखने को मिलता नहीं है. नेचर में एक्चुअली इरिवर्सिबिलिटी ही रूल है, और ये होता मेनली दो रीजंस की वजह से है. पहला रीज़न ये है कि ज़्यादातर प्रोसेसेस जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी सिस्टम को ले जाते हैं तो फिर बीच में बहुत सारे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स आते हैं. ठीक है. तो इरिवर्सिबिलिटी जनरली नेचर में इरिवर्सिबिलिटी दो रीज़न्स की वजह से आती है. पहला रीज़न ये है कि एक स्टेट से स्टेट ए से स्टेट बी में जाने में बीच में बहुत सारे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स आ जाती हैं. बहुत सारी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स आ जाती है. एंड दूसरा रीज़न ये है कि नेचर में कोई भी प्रोसेस हो, इट विल एनकाउंटर डिसिपेटिव फोर्सेस. ठीक है. तो मोस्ट प्रोसेसेस एनकाउंटर डिसिपेटिव फोर्सेस,
एंड डिसिपेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट आप जो भी वर्क करते हो वो वर्क आपको वापस नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट प्रोसेसेस एनकाउंटर डिसिपेटिव फोर्सेस, जैसे कि विस्कोसिटी हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब डिसिपेटिव इफेक्ट्स की वजह से हम हमारा जो वर्क डन इनको ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ता है उसको हम वापस नहीं ला सकते, तो इस वजह से हम किसी प्रोसेस को एग्जैक्टली रिवर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब डिसिपेटिव इफेक्ट्स जो है ये हर जगह ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, इनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेकिन कभी फुल्ली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो भी हम प्रोसेसेस नेचर में देखते हैं वो इरिवर्सिबल ही होती है। तो प्रोसेसेस रिवर्सिबल कब होंगी फिर? रिवर्सिबल सिर्फ तभी होंगी जब कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस ना हो एंड बीच में कोई नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ना आए। तो बीच में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ना आए वो कैसे प्रोसेस में पॉसिबल होता है? वो एक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में पॉसिबल होता है। ठीक है, तो रिवर्सिबल किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, क्वाजी स्टैटिक हो एंड नो डिसिपेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगेन बहुत ही आइडियलाइज एग्जांपल ही हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल है कि अगर हम एक किसी गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंसिडर कर रहे हैं इन अ सिलेंडर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर, जहाँ पे ये जो पिस्टन है ये भी कोई यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ये हो जाएगा एक रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का ये एक एग्जांपल हो गया। अब यही है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम एज्यूम करते हैं तभी हमें हीट इंजन में हाईएस्ट एफिशिएंसी मिल पाएगा, और वो होता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस यूज़ करके हीट इंजन डेवलप करते हैं। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वायर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 दैट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू अ हीट इंजन बेस्ड ऑन आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेसेस। उसी केस में हम हाईएस्ट एफिशिएंसी अटेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड वो पार्ट तो चलो अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम अभी डिस्कस कर नहीं रहे हैं, पर इतना आप याद रखना कि कार्नोट इंजन ही वो इंजन होता है, हीट इंजन होता है विच हैज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी एंड दैट हैपन्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये मोरलेस आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके आगे हम थोड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं, एनसीईआरटी के एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो अगर चैप्टर को लेके वो एक बार पूछ लो मेरे से। हेलो, हेलो, ये मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे और कोई डाउट आपको नहीं है? ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि अ गीज़र हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 liters per minute फ्रॉम 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius. If the geyser operates on a gas burner, what is the rate of consumption of the fuel if the heat of combustion is 4 into 10 to the power 4 joule per gram? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए देखो, टाइम ड्यूरेशन हम फिक्स कर देते तो फिर हम इस प्रॉब्लम को ठीक से कर पाएंगे। बेसिकली हमें रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो लिखा हुआ है तो 1 मिनट टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करके करते तो सारी चीज़ें 1 मिनट के टर्म्स में ही आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट का कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो 1 मिनट में जो वाटर फ्लो होके आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 3 liters। ठीक है, तो जो मास है, मास ऑफ वाटर दैट इज़ इक्वल टू 3 liters। 3 liters। ठीक है, और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टा टी दैट इज़ इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस से 77 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग कितना 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस बोले या 50 केल्विन बोले एक ही बात है। ठीक है, अब ये जो गीज़र है ये ऑपरेट कर रहा है गैस बर्नर पे। ठीक है, तो गैस बर्नर पे ऑपरेट कर रहा है तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि
फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, फ्यूल कंज्यूम होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है और वो हीट फिर वाटर को गर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मान लेते हैं 1 मिनट में m मास का फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो मास ऑफ फ्यूल m f से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज इतना फ्यूल 1 मिनट में कंज्यूम हो रहा है, तो फिर मैं ये लिखूँगा दैट हीट जितना प्रोड्यूस हुआ दैट इज़ इक्वल टू हीट यूज्ड। ठीक है, तो कंबस्शन से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, Q बिकॉज ऑफ फ्यूल, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इनटू जो हीट ऑफ कंबशन है, तो 4 इंटू 10⁴। ठीक है, अब ये ग्राम्स में है तो चीज़ों को ग्राम्स में ही लिखेंगे हम फिर। तो फिर ये जो 3 लीटर्स मेरे को दे रखा है वाटर, इसको भी मैं ग्राम में ही देख लेता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट रुकना, हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आगे प्रिंसिपल यही रहेगा कि हमने जो फ्यूल कंज्यूम किया है, सपोज़ m मास का फ्यूल हमने mf मास का फ्यूल हमने कंज्यूम किया 1 मिनट में, तो इससे फिर को अगर मैंने mf को बाद में डिटर्मिन कर लिया तो फिर मेरे को पता लग जाएगा पर मिनट कितना मास कंज्यूम हो रहा है, यानी कि एक तरीके से रेट ऑफ कंजम्पशन मेरे को मिल जाएगा फ्यूल का पर यूनिट टाइम व्हेन द यूनिट ऑफ टाइम इज़ मिनट्स। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल ये रहेगा कि फ्यूल को कंज्यूम करके जितना हीट प्रोड्यूस हुआ उस हीट की वजह से वाटर हीट अप हो गया। ठीक है, तो फ्यूल के कंजम्पशन से जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू एम एफ इंटू 4 इंटू 10⁴। अब यहाँ पे मैंने जूल पर ग्राम लिया है तो फिर मास भी ग्राम में आएगा। ठीक है, दूसरे साइड पे हम देखते हैं वाटर को हीट करने के लिए कितना, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट कंज्यूम हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मिनट में 3 लीटर वाटर है, 3 लीटर वाटर यानी कि ग्राम्स में वेट कितना है। ठीक है, ग्राम में भी रख सकते हो, किलोग्राम में भी रख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है ना कि आप यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे, इट इज़ इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक हीट होता है ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या फिर जूल पर ग्राम पर केल्विन में आप लिख सकते हो। ठीक है, और मास को अगर आपने किलोग्राम में ले लिया तो एनीवेज किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मास कट जा रहा है तो ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो मास ऑफ फ्यूल लिया है वो लेकिन ग्राम्स में आएगा, क्योंकि इस साइड पे मैंने 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम लिया है। ठीक है, तो फिर मैं यूनिट्स को लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जूल पर ग्राम। और इस साइड में मैं जूल पर किलोग्राम यूज़ कर लूँगा। 3 लीटर वाटर का वेट होता है 3 किलोग्राम। ठीक है, तो 3 kgs इंटू, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे m इंटू एस
मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा बराबर 3 किलोग्राम्स इंटू कितना होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या फिर 4.186 जूल पर ग्राम पर केल्विन, या फिर इतना ही हुआ ना 4 इसको अगर मैं जूल पर किलोग्राम की टर्म्स में लिखूँ तो फिर ये 10⁻³ से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा 4.186 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब ठीक है राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम, दिस इंटू डेल्टा टी कितना है 50। ठीक है, अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो तो फिर एम एफ इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। ये ध्यान रखना कि अब जो मेरे पास ये मास ऑफ फ्यूल आएगा ना ये ग्राम्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जूल पर ग्राम रखा है तो फिर ये भी ग्राम में होगा। इधर मैंने केजी में रखा है तो केजी कट के जूल आ जाएगा दोनों साइड पे। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁴ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 50। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है फिर इसमें? बहुत बेसिक सा फंडा है कि जितना हीट प्रोड्यूस हुआ उतना ही हीट कंज्यूम हो गया, एंड पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो ये आंसर आ जाएगा ना एम का जो भी आंसर आएगा, तो इससे आप रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कैसे निकालोगे? रेट विल बी इक्वल टू एम ग्राम्स पर मिनट। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट must be supplied to 2 into 10⁻⁻² kilograms of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure। ठीक है, कितना हीट मेरे को सप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इसका टेम्परेचर बढ़ जाए बाय 45 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर सी की जगह आप सी पी यूज़ करोगे। ठीक है, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिर हमें कुछ चीज़ें डिटर्मिन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमें पता करने पड़ेंगे। मेरे को मास दे रखा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स में कैसे डिटर्मिन करूँगा? जो मास गिवन है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास को पहले ग्राम्स में लिखूँगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। किलोग्राम्स में है, इसको मैं पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करूँगा इंटू 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास है उसको मैं ग्राम्स में लेके डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो इससे मेरे को नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 10⁻⁻² इंटू 10⁻³ 10 हो जाएगा, 20/28 हो जाएगा, 20/28 यानी कि 5/7 5/7 मोल्स, इतने मोल्स हैं। ठीक है, अच्छा फर्दर Cp कैसे निकाले? तो Cp के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक डायटोमिक गैस है। डायटोमिक गैस है, नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, और अभी अभी हमने Cp निकाला था डायटोमिक गैस का। डायटोमिक गैस का Cp आ जाता है 7r/2। ठीक है, Cv आया था 5r/2, Cp आ जाएगा 7r/2। ठीक है, तो इससे फिर अब मैं डेल्टा क्यू निकाल सकता हूँ। डेल्टा क्यू हो जाएगा 5/7 इंटू 7r/2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है 45 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस आइडियली हमें इन सब फॉर्मूले में केल्विन में यूज़ करना होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस, केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस एक ही बात है। ठीक है, तो इंटू 45 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? हेलो, ठीक है, आप बताते जाओ। ठीक है, ये बताते जाओ कहाँ पे कुछ डाउट आता है या कुछ भी हो, या मैं जब पूछ रहा हूँ तो आप एकदम प्रॉम्प्टली बता दो, क्योंकि अभी मेरे को और बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन वाई टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 if brought in thermal contact do not necessarily settle to the mean temperature। ठीक है, यानी कि हम अगर हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज़ है, उनका टेम्परेचर T1 और T2 है, अगर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है, तो इनको अगर मैंने कंबाइन कर दिया ऐसे,
ठीक है। तो फिर जो टेम्परेचर है वो T1 + T2/2 हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? दिस इज़ नॉट नेसेसरी। नहीं है क्योंकि आप एक ऊपर ऊपर से तो इसको ऐसे समझ ही सकते हो ना कि दोनों दोनों बॉडीज़ हो सकता है अलग हो सकती है, दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक हीट अलग हो सकता है, दोनों के मासेस भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से T1 और T2 अगर उनका टेम्परेचर है कंबाइन होने के बाद, ऐसा ज़रूरी नहीं कि T1 उन दोनों का एवरेज आ जाए। अगर तो दोनों आइडेंटिकल सब्सटेंसेस होते और दोनों के मासेस बराबर होते तो फिर हम ये कह सकते थे। अब अलग क्यों होगा, कैसा एक्चुअल एक्सप्रेशन कैसा आएगा, तो उसको हम ऐसा समझते हैं कि मान लेते हैं कि इसका जो मास है दैट इज़ m1, स्पेसिफिक हीट इज़ s1, इसका जो मास है m2, स्पेसिफिक हीट इज़ s2, और मान लेते हैं कि ये जो फाइनल टेम्परेचर है इस पूरे सिस्टम का दैट बिकम्स इक्वल टू T। तो क्लियरली इसका टोटल मास तो चेंज नहीं होगा, मास m1 + m2 ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे समझ सकते हैं। इसका कुछ हीट है, इसका कुछ हीट है, दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो फिर हीट का ट्रांसफ़र होगा इनके बीच में, लेकिन ट्रांसफ़र इस तरीके से होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। सपोज इफ़ T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो इसका मतलब जो ये बॉडी 1 है इट विल लूज सम हीट, विल लूज हीट, राइट। तो फिर इसके बाद हम कह सकते हैं दैट हीट लॉस्ट बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय 2। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इससे हीट निकलेगा और इसमें हीट जाएगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि उनका एक कॉमन टेम्परेचर नहीं आ जाता। ठीक है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आगे, 1 जो हीट लूज़ कर रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर अगर T है तो 1 ने कितना हीट लूज़ किया, ms∆T आप यूज़ कर लो, तो फिर वो हो जाएगा m1 × s1 × ∆T। ∆T यहाँ पे कितना है, फाइन इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर T। दिस इज इक्वल टू द हीट गेन्ड, मतलब हीट इसको जितना मिला है। तो यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m2 × s2 × T - T2। ठीक है, क्योंकि ये हीट गेन्ड है इसलिए T - T2, यहाँ पे ये हीट लॉस्ट है इसलिए T1 - T। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर मेरे पास आएगा m1 s1 T1 - m1 s1 T। दिस इज इक्वल टू m2 s2 T - m2 s2 T2। ठीक है, टर्म्स को अगर थोड़ा रीअरेंज करें और T की वैल्यू निकाले तो T की वैल्यू आ जाएगी m1 s1 T1 + m2 s2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस क्या लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय m1 s1 + m2 s2, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो यहाँ पे देख के आप समझ सकते हो कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये T1 + T2/2 हो। T1 + T2/2 कब होगा, तो इफ़ m1 s1 इज इक्वल टू m2 s2। अच्छा, मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो अगर ये दोनों बॉडीज़ का हीट कैपेसिटी सेम होगा तो इन दैट केस जो टेम्परेचर T है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू T1 + T2/2। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये कैसे आया, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई द कूलेंट इन अ केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट शुड हैव हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एक केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट में जो कूलेंट होता है, कूलेंट का पर्पज़ ही होता है, कूलेंट एज अ लिक्विड जिसका पर्पज़ होता है कि वो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं ना वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, तो आइडियली हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा कूलेंट चाहिए जो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके, बट एट द सेम टाइम उसका खुद का है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि हो सकता है अगर वो लिक्विड है उसका खुद का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर, तो फिर उसका खुद का स्टेट चेंज भी हो सकता है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो ∆Q क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू m × s × ∆T। ठीक है, हमें चाहिए कि ∆T बहुत ज़्यादा ना हो, तो ये लगभग फिक्स रखना है हमें कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मास हम यूज़ कर रहे हैं कूलेंट का वो भी एक तरीके से फिक्स्ड है, अनलिमिटेड अमाउंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टेम्परेचर और मास को फिक्स रखते हुए अगर मेरे को
कूलेंट का हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो फिर मेरे को स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें जब भी कूलेंट का चॉइस करना होता है तो कूलेंट एक ऐसा चूज़ करते हैं जिसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हो, ताकि वो बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर सके विदाउट शोइंग अ वेरी हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए वो बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो इसके लिए हम हाई स्पेसिफिक हीट वाले सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट नहीं था ना किसी को उस चीज़ को लेके? हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन वाई एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेज ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है। तो एयर प्रेशर कार टायर में इंक्रीज क्यों करता है ड्राइव करते टाइम? तो देखो, पहली बात तो ड्राइव करते टाइम क्या हो रहा है, टायर फ्रिक्शन की वजह से हीट अप होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तो एक बेसिक प्रोसेस है, ये सबको क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ड्राइव करते टाइम टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, जो कार का टायर है, टायर के अंदर जो है एक तरीके से गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो वो जो गैस है, जो एयर है, अगर मैं उसका थोड़ा बहुत आइडियल बिहेवियर मान के चलूँ तो फिर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में लगा सकता हूँ, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंस्ट्रेंड है, ठीक है। एक तरीके से वॉल्यूम को हम एक लिमिट के आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वॉल्यूम वैसे भी चेंज ज़्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि वो टायर्स ने उसको घेर रखा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ गया है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो फिर प्रेशर को भी तो बढ़ना ही पड़ेगा ना फिर। इसीलिए ड्राइव करते टाइम क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है और वॉल्यूम कंस्ट्रेंड है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, तो इसलिए प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन वाई द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट दैन दैट ऑफ अ टाउन इन अ डेजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। ये तो वही वाला केस हो गया, वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला, ये हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो लैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो भी हार्बर टाउन होगा, हार्बर टाउन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा टाउन जहाँ पास में एक वाटर बॉडी हो, ठीक है। तो ये जो वाटर है, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होने नहीं देता है, ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ बहुत कम होता है। बट जहाँ पे ये वाटर बॉडी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ लैंड है, तो वहाँ पे क्या होगा, लैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ हीट मान लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा क्यू हीट आया, यहाँ पे भी डेल्टा क्यू हीट आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो सी हार्बर टाउन है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। मान लेते हैं दोनों का इनिशियली टेम्परेचर टी था, टी से ये जाएगा T1 तक, एंड यहाँ पे जहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो उधर क्या होगा, उधर टेम्परेचर क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड का कम होता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए मतलब ये टेम्परेचर बढ़ता ही इसीलिए है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो इस वजह से T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो हीट अगर पड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हार्बर टाउन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक इसी तरह अगर हीट कम पड़ जाता है, यानी कि ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में भी ठंड के मौसम में भी क्या होगा कि हीट रिलीज़ हो रहा है, हार्बर टाउन से हीट रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। हीट रिलीज़ होने की वजह से ये जो वाटर बॉडी है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, तो हीट गेन एंड हीट लॉस दोनों ही सिनेरियो में टेम्परेचर चेंज ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा नहीं होगा, बेसिकली ये वाटर की वजह से ही हो रहा है, जो भी है वाटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है वेन एवर देर इज़ एनी लॉस ऑफ हीट और वेन एवर देर इज़ एनी गेन ऑफ हीट। बट लैंड के रेस्पेक्ट में, लैंड की बात करें अगर, तो लैंड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम होता है, इसलिए हीट अगर गेन होगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हीट अगर लॉस होगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाएगा। इसीलिए डेजर्ट्स में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट एज इन कि टेम्परेचर नहीं फ्लक्चुएट करता, बट क्लाइमेट आपको काफ़ी एक्सट्रीम देखने को मिलता है। विंटर्स में बहुत ठंड पड़ती है और फिर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है ये फिर? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
A cylinder with a movable piston contains 3 moles of hydrogen at standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure मतलब प्रेशर हो गया 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन. ठीक है. अच्छा, एंड हाइड्रोजन की बात हो रही है, H2 की बात हो रही है, तो फिर मैं Cp लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू 7r/2 एंड Cv इज़ इक्वल टू 5r/2. ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया. अब देखो आगे क्या बताया जा रहा है कि द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ अ हीट इंसुलेटर. सिलेंडर को इंसुलेट कर दिया है, तो फिर आप गेस कर सकते हो प्रोसेस कैसा होगा. इंसुलेट कर दिया है तो सिस्टम से हीट निकल नहीं सकता है, इसका मतलब ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा. एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो फिर मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा कि इक्वेशन स्टेट इज पी रेज टू पावर गामा कॉन्स्टेंट या फिर एंड टी वी रेज टू दी पावर गामा -1 कॉन्स्टेंट. ठीक है. अब देखो आगे क्या पूछा जा रहा है. बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. गैस को अगर हमने जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम वी, इनिशियल वॉल्यूम वी आई बोल देते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी इनिशियल बाई 2. ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ हो गया, तो फिर प्रेशर कैसा चेंज हुआ. तो प्रेशर इनिशियल पी इनिशियल दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, पी फाइनल कितना होगा ये हमें निकालना है. तो देखो पी वी रेज टू पावर गामा कॉन्स्टेंट है, गामा की वैल्यू हमें निकालनी है. यहाँ से मैं गामा क्या लिख सकता हूँ, गामा इज CP/CV, तो ये हो जाएगा 7/5. ठीक है. तो फिर इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पी वी रेज टू पावर गामा कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल रेज टू द पावर 7/5 इज इक्वल टू पी फाइनल इंटू वी फाइनल रेज टू द पावर 7/5. इन अदर वर्ड्स पी आई की वैल्यू तो 1 है, तो फिर पी फाइनल बाई पी इनिशियल दैट इज इक्वल टू वी इनिशियल बाई वी फाइनल होल रेज टू द पावर 7/5. वी इनिशियल बाई वी फाइनल क्या है, इट इज़ इक्वल टू जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज़ वी इनिशियल बाई 2. ठीक है. तो दिस इज 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर 7/5 एंड पी इनिशियल तो 1 एटमॉस्फेयर है, तो फिर पी फाइनल इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7/5 एटमॉस्फेयर. अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा है ना कि बिना कैलकुलेटर के तो आप बता नहीं पाओगे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी. थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो कि हाँ ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा एंड 4 से थोड़ा सा कम होगा. ठीक है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कितना आएगा, 2 टू द पावर 7/2, 2 टू द पावर 7/2, सॉरी 7/5. 2.6364 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आ जाता है 2.64 एटमॉस्फियर्स. ठीक है. कोई डाउट इसमें. ठीक है, आगे देखते हैं. In changing the state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work equal to 22.3 joules is done on the system. स्टेट ए से स्टेट बी में एडियाबैटिकली जाने के लिए 22.3 जूल्स वर्क किया, और फिर उसके बाद जो गैस है, इफ़ द गैस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी वाया अ प्रोसेस इन विच नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज 9.35 कैलोरीज, देन हाउ मच इज़ द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द लैटर केस. मतलब ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, दो अलग अलग स्टेट के बीच में हमने दो अलग अलग पाथवे लिए. ठीक है. एक पाथवे 1 है जो कि एडियाबैटिक है. ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, ये एडियाबैटिक है. और ए से बी हम एक दूसरे प्रोसेस से भी गए जो कि मेरे को पता नहीं है कौन सा प्रोसेस है, इसको मैं 2 बोल देता हूँ. ठीक है. अब देखो ए से बी में एडियाबैटिकली गए तो 1 के केस में डेल्टा क्यू तो चलो 0 होगा, इसका मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दैट इज़ इक्वल टू 0. और यहाँ पे फर्दर हमें क्या बताया गया है कि अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू 22.3 जूल्स इज डन ऑन द सिस्टम. दो बातें, वर्क की वैल्यू हमें दे दी है एंड हमें बताया इट इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये इक्वेशन में जब हम वर्क लिखते हैं देन हमें वर्क लिखना है वर्क डन बाय द सिस्टम. तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 22.3 जूल्स, वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी माइनस. तो फिर हम ये लिख सकते हैं दैट डेल्टा यू इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना. डेल्टा यू यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मीन करता है, हम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हैं, तो फिर ये डेल्टा यू एक्चुअली क्या है, यू बी
माइनस यू ए, ठीक है। तो चाहे ये प्रोसेस 1 हो चाहे ये प्रोसेस 2 हो, क्योंकि दोनों में ही एक स्टेट से दूसरे सेम दो स्टेट्स के बीच में हम वर्क कर रहे हैं, तो दोनों में ही डेल्टा यू सेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ये डेल्टा यू एक्चुअली एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। तो एनीवे डेल्टा यू माइनस 22.3 जूल्स जो है वो 0 आ जा रहा है। इससे मेरे को पता लग रहा है दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू 22.3 जूल्स, ठीक है। इसको 1 बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रोसेस 2 में देखो, प्रोसेस 2 में हमें क्या बताया गया है कि गैस को ए से बी में ले जाया गया है इन अ प्रोसेस वेयर द नेट हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज़ 9.35 कैलोरीज। जब सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फिर से हम सेम चीज़ लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 9.35 कैलोरीज, तो उसको हमें जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑलरेडी दे रखा है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.19 जूल्स। तो फिर इसके आगे मैं इक्वेशन लिखूंगा दैट 9.35 इंटू 4.19, अब ये जूल्स में आ गया, दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये जो डेल्टा यू है ना, ये जो डेल्टा यू है, क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये था, ये जो डेल्टा यू है वो यहाँ से आएगा, क्योंकि डेल्टा यू इज़ अ स्टेट वेरिएबल, वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर वो दोनों चीज़ें सेम हो गई तो चाहे कैसा भी प्रोसेस हो ना, उन सब में डेल्टा यू सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा बराबर 22.3 जूल्स के प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से फिर आप डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें फिर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock, ठीक है। दो अलग अलग सिलेंडर्स को हमने कनेक्ट कर दिया। इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। दो अलग अलग सिलेंडर्स है आपके पास, इक्वल कैपेसिटी के, सेम सिलेंडर्स है। इनको हमने एक स्टॉप कॉक से जोड़ा है, मतलब बीच में ऐसा एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इनसे हमें जोड़ दिया है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा स्टॉप कॉक लगा हुआ है, उसको हम रिमूव कर देंगे तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। इनिशियली वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। दो अलग अलग सिलेंडर्स है, ये सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है। सिलेंडर ए में जो गैस है, इट कंटेन्स अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बी कम्प्लीटली एवैक्यूएटेड है, मतलब बी में कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट में हमने क्या किया, द एंटायर सिस्टम इज़ थर्मली इंसुलेटेड, ये हमें पता ही है। स्टॉप कॉक इज सडनली ओपनड, सडनली हमने इसको ओपन कर दिया है। तो फिर वेरिएबल्स का चेंज कैसा होगा ये पूछा गया है, तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। तो फिर मान सकते हैं, अच्छा, जो गैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज़ पी नॉट एंड टी नॉट बोल देते हैं, ठीक है। वेयर पी नॉट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो फिर ये 1 एटमॉस्फेयर है, एंड टी नॉट इज इक्वल टू 273 केल्विन सपोज, ठीक है। मतलब सपोज नहीं कर रहा हूँ, ये है, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसका भी वॉल्यूम V है। तो इनिशियली जो गैस है इट वाज ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V, फिर हमने स्टॉप कॉक को खोल दिया, इसका वॉल्यूम V से अब 2V हो गया, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम V, यहाँ भी वॉल्यूम V, टोटल वॉल्यूम हो गया 2V, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हमने कोई ऐसा वर्क नहीं किया है, इधर कोई पिस्टन भी नहीं लगा रखा है। सो दिस इज़ अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, कि गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड कर गया है, फ्रीली एक्सपैंड कर गया है, किसी चीज़ के अगेंस्ट उसको वर्क नहीं करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो था, पी नॉट भी ज़ीरो था, मतलब यहाँ प्रेशर भी ज़ीरो है, यहाँ प्रेशर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ही आप इस स्टॉप कॉक को खोलोगे ये पूरा एकदम फ्रीली एक्सपैंड कर जाएगा। फ्रीली एक्सपैंड करेगा तो फिर वर्क डन ज़ीरो होगा,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वर्क डन ज़ीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस में वर्क डन ज़ीरो होगा, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, तो अगर डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो है तो अब देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड है तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो सिंस थर्मली इंसुलेटेड। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू ज़ीरो है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, इस फैक्ट से और इस फैक्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा, और डेल्टा यू अगर ज़ीरो होगा तो डेल्टा यू क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो इससे मैं कह सकता हूँ डेट डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर भी ज़ीरो होगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। अब देखो टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, अच्छा डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो मैंने लिख दिया, मतलब बी पार्ट का आंसर हो गया नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सेकंड ये सी पार्ट का चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी ज़ीरो होगा, है ना। ठीक है, ये इसका आंसर ज़ीरो हो गया, इसका भी आंसर ज़ीरो हो गया। फाइनली ए और डी बचता है ना, तो ए देखते हैं फाइनल प्रेशर क्या होगा गैस का। देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंस डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, तो फिर इनिशियल प्रेशर क्या है, पी नॉट इंटू वॉल्यूम वी, दिस विल बी इक्वल टू पी, मान लेते हैं यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है वो पी है, सपोज गैस का प्रेशर पी है एंड इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ टू वी, तो फिर पी बोलूँ या फिर पी फाइनल बोल देता हूँ। ठीक है, तो फिर पी फाइनल इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है, टू वी है, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है दैट पी फाइनल विल बी इक्वल टू पी नॉट बाई टू, हाफ हो जाएगा प्रेशर। अगर हाफ हो रहा है तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 0.5 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर हो गया फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी, ये हो जाएगा 0.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा लास्टली ये पूछा जा रहा है डू द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम lie on the PVT surface, do the intermediate states of the system before settling to the final equilibrium state lie on its pressure volume temperature surface। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लैंग्वेज, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि जो बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं तो क्या उसमें मैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को एकदम वेल डिफाइंड तरीके से लिख सकता हूँ, तो आंसर है नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पहली बात तो प्रोसेस किस तरीके से किया गया है यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली देखे तो स्टॉप कॉक सडनली ओपन, धीरे धीरे ओपन नहीं किया गया, सडनली ओपन किया गया, सडनली ओपन किया गया है, इसका मतलब ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, तो इसलिए ये बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं ना उनमें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है उनमें मैं अपने सारे गैस लॉ सब कुछ लगा सकता हूँ, बट जो बीच के स्टेट्स हैं ना वो सारे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो फिर मैं उनके बारे में प्रॉपर्ली कमेंट कर नहीं सकता हूँ, उनको मैं प्रॉपर्ली डिपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं ये कहूँगा दैट द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द सिस्टम विल नॉट लाई ऑन द पीवीटी सरफेस, क्योंकि वो पीवीटी की जो वैल्यूज़ है वो वेल डिफाइंड नहीं होंगी, उन पे मैं डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो कैसे भी हो सकती है। ठीक है, हाँ बट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को मैं दिखा सकता हूँ, बट बीच के स्टेट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। हेलो, ठीक है, बताना कोई डाउट हो तो बताना, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी इसी क्वेश्चन को मैंने पार्ट्स में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टीम इंजन डिलीवर्स 10 to the power 8 होगा ये। A steam engine delivers 5.4 into 10 to the power 8 joules of work per minute
एंड सर्विसेज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल्स ऑफ वर्क ऑफ हीट पर मिनट फ्रॉम इट्स बॉयलर। ठीक है, एक मिनट में सब कुछ हो रहा है, तो एक मिनट में ही देख लेते हैं चीज़ें क्या हो रही, मतलब किस तरीके से चेंज हो रही है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, हाउ मच हीट इज़ वेस्टेड पर मिनट। तो देखो स्टीम इंजन यानी कि हीट इंजन की बात हो रही है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स पर मिनट हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब इनको एनालाइज करने का तरीका ये है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो कर ही सकते, बट हीट इंजन में मेरे को क्या पता है कि जो प्रोसेस है साइक्लिक होता है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है, और एग्जैक्ट रिलेशन क्या आता है, जहाँ से हीट लिया जा रहा है दैट इज़ Q1, जहाँ पे हीट छोड़ा जा रहा है दैट इज़ Q2। तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W होता है, ये रिलेशन होता है हीट इंजन का, यही रिलेशन है ना, अभी तो हमने देखा। ठीक है, और यहाँ पे फिर ईटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ईटा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, अब देखो दो तरीके, या तो आप टाइम को फिक्स कर लो 1 मिनट और 1 मिनट के लिए देख लो चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, या फिर आप इसको रेट बना के कर लो। मतलब ये जो Q1 है, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, सारी चीज़ों को डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो फिर पर यूनिट टाइम रेट की बात आ जाएगी कि कितने रेट पे हीट एंटर कर रहा है, कितने रेट पे हीट रिलीज़ हो रहा है और किस रेट पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। बेटर ये, मैं इसको बेटर समझता हूँ कि टाइम इंटरवल आप फिक्स कर दो, 1 मिनट टाइम के लिए आप देख लो इन चीज़ों को। ठीक है, तो फिर डेल्टा टी इक्वल टू 1 मिनट अगर है तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स। ठीक है, अच्छा सिस्टम को हीट कितना मिल रहा है, हीट मिल रहा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल्स, यानी कि 36 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स, 36 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स। ठीक है, ये Q1 है और ये W है। ठीक है, हमें पूछा जा रहा है एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी तो सिंपल है, दैट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, मतलब 5.4 डिवाइडेड बाई 36, ये जो भी है वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना, अप्रॉक्सीमेटली शायद 15% आता है। ठीक है, वेस्टेड एनर्जी का मतलब ये है जो ये Q1 हीट आपने सप्लाई किया उससे W वर्क हुआ और ये जो Q2 हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर में चला गया, तो ये है वेस्टेड एनर्जी। ठीक है, तो ये वेस्टेड हीट इज इक्वल टू Q2, दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस W, यानी कि 36 माइनस 5.4 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे कितना आएगा, 36 माइनस 5.4 अप्रॉक्सीमेटली 36 माइनस 5.4 तो 30.6 आ जाएगा ना। ठीक है, ये 30.6 आ जा रहा है, 30.6 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल्स, और इतना एनर्जी वेस्ट हो रहा है कितने टाइम में, इन 1 मिनट। दिस इज़ द एनर्जी बीइंग वेस्टेड पर मिनट। ठीक है, क्लियर है ये फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट्स। इसका मतलब क्या है, हीट सप्लाई हो रहा है इस रेट पे, मतलब इस रेट पे ये एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है या एनर्जी यूज़ कर रहा है, मतलब रेट इस तरीके से दे रखा है, इट इज़ जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड हम देख लेते हैं कितना हो रहा है, या फिर डेल्टा टी के टर्म्स में भी हम देख सकते हैं, डजंट रियली मैटर। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे फिक्स कर देता हूँ कि सपोज डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जो डेल्टा क्यू है डेट इज़ इक्वल टू 100 वाट्स, 100 जूल्स। ठीक है, एंड जो वर्क डन है, सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है तो फिर वर्क डन पॉजिटिव होगा, दैट इज़ 75 जूल्स। हमें ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट रेट इज़ द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फिर सिंपल इक्वेशन आप लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इससे आ जाएगा दैट 100 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 75, तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर आ जाएगा 25 जूल्स। ठीक है, अब ये एक्चुअली रेट है क्योंकि 1 सेकेंड में इतना इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है एंड ये एक्चुअली इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर आप बोलोगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 25 जूल्स पर सेकेंड, यानी कि
25 वॉट्स। ठीक है, डाउट है कोई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस शोन इन द फिगर। ठीक है, ये एक लीनियर प्रोसेस दे रखा है, डी से ई, ई से एफ, एफ से डी, इस तरह से मूव कर रहा है ये। ठीक है, अच्छा पूछा क्या गया है, इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड, अच्छा फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट। ओरिजिनल स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट तो बताया नहीं है एग्जैक्टली। इट्स वॉल्यूम इज देन रिड्यूस्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम ई टू एफ। अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम ई टू एफ रिड्यूस टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, मतलब ये वाला वॉल्यूम ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम था, मतलब हाँ, डी है आपका ओरिजिनल स्टेट, ई है एक इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, तो क्या किया गया, सबसे पहले डी से ई में गए, फिर ई से एफ में गए। ई से एफ में आप देख रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें पूछा गया है और फिर इसके बाद, अच्छा ओरिजिनल वैल्यू ई से एफ पे प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। मतलब डी से ई से एफ जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन नहीं पूछा गया है, बस इतना पूछा गया है कि डी से ई से एफ में कितना वर्क डन हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो, अगर मैं एफ से डी जाता हूँ तो फिर उस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, क्या आप बता पाओगे? ये आप बताओ मेरे को। अगर एफ से डी में जाता है, अगर मैं इस गैस को स्टेट एफ से स्टेट डी पे ले जाऊँ तो फिर वर्क डन कितना होगा उस प्रोसेस में? सोहन, आप बताओ। क्यों नहीं पता? यहाँ पे वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? अरे आप सो रहे थे क्या? मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने बस इतने का पूछा है, एफ से डी जाने में कितना वर्क डन होगा। हाँ, जीरो वर्क डन होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो ज़ीरो वर्क डन होगा। ठीक है, ज़ीरो वर्क डन होगा। एफ से डी जाने में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, उसका इंटीग्रेशन समझ लो। तो फिर अगर वी ही, हाँ देखो, अगर डेल्टा वी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वी चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी ज़ीरो, डेल्टा वी ज़ीरो, तो फिर वर्क डन ज़ीरो होगा ना। तो फिर मैं अगर एफ से डी में जाता हूँ तो वर्क डन ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ डिस्कस कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ। डी से ई पे गए, ई से एफ में गए। ठीक है, इतने प्रोसेस में क्या है ना कि ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं बना। ठीक है, इतने में जो भी वर्क डन हुआ वो मैं साइक्लिक प्रोसेस के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता। अगर तो ये पूरे प्रोसेस का वर्क डन पूछा होता, डी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से डी, तो फिर तो मैं निकाल देता ये वाला एरिया, और फिर मैं बोल देता कि हाँ ये वाला एरिया हो जाएगा टोटल वर्क डन। बट यहाँ पे डी से ई फिर ई से एफ का ही पूछा गया, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि एफ से डी में जाने में भी जो वर्क डन है वो तो ज़ीरो ही है, तो फिर उसको अगर मैं इंक्लूड कर भी दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि ये जो डी से ई और ई से एफ जाने में जितना भी वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर दिस, इनसाइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल का हाइट है 300, ट्राइंगल का बेस है 3, तो फिर हाफ इंटू 3 इंटू 300। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 450 जूल्स के। आंसर आपका 450 जूल आएगा। ठीक है, और इसको आप नॉर्मल तरीके से भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप कैसे करोगे, आप पहले निकालोगे वर्क डन फ्रॉम डी टू ई। आप ऐसे लिखोगे कि वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम डी से ई फिर ई से एफ, तो ये हो जाएगा वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम डी से ई प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ई से एफ।
ठीक है। अब वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम डी से ई कितना होगा, डी से ई जाने में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू दिस एंटायर ट्रेपीजियम का एरिया। ठीक है, तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पहला पैरेलल साइड क्या है, ये कितना है, ये 300 है, तो हाफ इंटू 300 प्लस दूसरा पैरेलल साइड कितना है, ये है, दैट इज इक्वल टू 600। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, वो हो जाएगा 3 के बराबर, तो इंटू 3। ये हो गया वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम डी से ई। वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ई से एफ आप कैसे निकालोगे, ई से एफ, तो यहाँ पे नोटिस करो ये एरिया हमें निकालना है बट साइन का भी ध्यान रखना है। इवन पिछले केस में भी मेरे को साइन का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मेरे को पता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है, तो जो भी एरिया आएगा उस एरिया को मैं माइनस साइन के साथ लूँगा, तो ये हो जाएगा, इसके आगे फिर प्लस में लिखूँगा, फिर माइनस साइन लूँगा, एंड एरिया कितना होगा, एरिया होगा ये 300 इंटू ये 3, तो ये हो जाएगा -300 इंटू 3, मतलब -900। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 900 बाई 2 इंटू 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 3, और यहाँ पे -900, तो ये हो गया 450 इंटू 3 -900। ठीक है, 900 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 900 को मैं 450 इंटू 2 भी समझ सकता हूँ, तो फिर ये हो जाएगा 450 के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस का भी आप यूज़ कर सकते थे और नॉर्मल तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ये 450 जूल्स आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है फिर सबको? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन। अ रेफ्रिजरेटर is to maintain eatables kept inside at 9 degrees Celsius. If the room temperature, अरे ये भी मैंने गलत लिख दिया है, 360 नहीं, वो 36 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इतना तो इतना हो ही नहीं सकता है ना सब तो सब कुछ पिघल जाएगा फिर तो। ठीक है, इफ रूम टेम्परेचर इज 36 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैंने आपको क्या बताया था, इट इज़ इक्वल टू कितना हीट वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है सिस्टम से इन रेस्पॉन्स टू, मतलब इन रेस्पॉन्स टू वर्क डन W, मतलब मैंने अगर W वर्क किया तो उसके लिए वो कोल्ड रिजर्वॉयर से कितना एनर्जी, कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उन दोनों का रेशियो, मतलब ये दिस इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई W, जहाँ पे ये जो कोल्ड रिजर्वॉयर है वहाँ से वो हीट Q2 निकाल लेता है जब मैं इस पर W वर्क करता हूँ तो। ठीक है, इन दोनों का रेशियो होता है, एंड ये फर्दर किस चीज़ के बराबर आ जाता है, क्योंकि ये हीट फिर इसके बाद ये यहाँ पे एक हॉट रिजर्वायर में डालता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन ये भी था, ये Q2 बाई W तो होता ही है, ये फर्दर ये Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 के बराबर भी आता है। ठीक है, वाई, बिकॉज Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस W। ठीक है, इसलिए W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये चीज़ यहाँ पे आ जाता है। और मैंने फर्दर आपको एक और फॉर्मूला बताया था, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, जिसको कि आप शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो, दिस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड पार्ट डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे फिर इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड पार्ट क्या है, और यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि ये सिंगल टेम्परेचर आ रहा है ना, तो आपको ये केल्विन में यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 9 + 273 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज़ हाउ मच, तो 9 डिग्री से 36 डिग्रीज़ पे जा रहा है, 9 डिग्री से 36 डिग्रीज़ यानी कि कितना हुआ, 27 डिग्रीज़। ठीक है, तो 27 डिग्रीज़ और 27 केल्विन एक ही बात है। ठीक है, तो ये 273 + 9 डिवाइडेड बाई 27, ये हो जाएगा 282 बाई 27। तो ये कितना हो रहा है, लगभग 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो फिर आपसे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा इस पे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आती नहीं है। ठीक है, तो ये कर लोगे ना, क्लियर है ना ये सब आपको? ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। एक बार आप रिव्यू भी कर लेना, मैं वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो बाकी और कोई डाउट्स अगर हो तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, वील डिस्कस दें। ठीक है, तो आज का यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है।